हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने विज्ञान का 8वीं क्लास का जो विज्ञान है, हम प्रथम चैप्टर हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके बारे में हम लोग जानकारी डीपली जानकारी करेंगे, ताकि कोई भी कंपटीशन में आपको कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप ध्यान रखें कि जो भी बड़े कंपटीशन की जब आप तैयारी करते हैं, तो 6 और 7 और 8 क्लास का यदि थोरो अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि ऊपर के क्लासेज में आपको तो एक तो पढ़ने में आसानी होगी, समझ में ज़्यादा आएगा, और कोई भी कंपटीशन निकालने में, कोई भी प्रतियोगिता जो परीक्षा होगी, उसमें आप कभी फेलुअर नहीं होंगे। तो ध्यानपूर्वक गहराई से 6, 7 और 8 के जो विषय हैं हर सब्जेक्ट का, उसको आप थॉरोली एकदम पढ़ लीजिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक एक पॉइंट को हम उसमें आपको डिटेल्स करूं, और जो मान लेते हैं कि 8वीं क्लास में ना होगा और उसमें रिलेटिव है, तो उससे हम जुड़ा हुआ अलग से वीडियो हम बनाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको और गहराई से आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल तो समझ रहे हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी भूभाग पर, कोई भी जमीन पर जब एक ही प्रकार के, जब कोई भी हम अनाज का उत्पादन बड़े पैमाने पर जब हम करेंगे, तो उसी को कहते हैं फसल। उसी को क्या कहते हैं? फसल कहेंगे। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए, कोई भी इसको लाइन बाय लाइन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको समझने की जरूरत है। विज्ञान समझने की जरूरत है। बहुत लोग करते हैं क्या, लाइन से एकदम याद करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप समझिए और अपनी भाषा में उसको आप लिख डालिए। तो देखिए, फसल कैसे, फसल किसको कहेंगे हम? एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन जब किसी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं फसल। जैसे धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, जो आपको एक जमीन में बोए जाते हैं और बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। गेहूं बोया जाएगा तो केवल गेहूं ही बोया जाएगा उसमें, धान बोया जाएगा तो केवल धान ही है उसमें, मक्का है तो केवल मक्का ही है। माने उसको विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसको हम कहेंगे फसल। और उत्पादन, उत्पादन कहने का मतलब क्या है? उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो हम बोते हैं और उनसे जो हमें अनाज जो प्राप्त हुआ, वो क्या है? उत्पाद हो गया, उसका प्रोडक्ट हो गया। जैसे धान का फसल रोपा हुआ है, और धान का फसल रोपा हुआ, उसमें से धान जब निकलेंगे, धान को जब कलेक्ट करेंगे, तो उसका क्या होगा? उत्पाद। मक्का रोपे हैं, मक्का को हम जब कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मक्का उत्पाद हो जाएगा उसका। गेहूं फसल का क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा उसका। और प्रबंध, तो मोटा मोटी हम समझें कि प्रबंध, जब हम उपजा लिए और जब हम उसको क्यों उपजाए? क्योंकि खाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ताकि उससे और पैसे जाएं, तो उनको हम बचा करके, संरक्षित कर करके रखेंगे ना। उसमें कीटनाशक दवा डालते हैं, उसको सुखा करके रखते हैं, ताकि उसमें से पानी जो है उसको निकल जाए, वो सड़े नहीं, औसे नहीं, उसमें कीड़े नहीं लगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? फसल का तो रखने का प्रबंध ही तो कर रहे हैं। तो हम लोग डिटेल से इसके बारे में हम समझेंगे। हम केवल प्रयास किया है अभी फसल उत्पादन और प्रबंध, इसको हम मोटा मोटी ऐसे समझाने का भी प्रयास किया है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब सजीव और निर्जीव। देखिए, 2 प्रकार के हमें मिलते हैं देखने को, एक सजीव और एक निर्जीव। तो हमें सजीव के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि फसल की बात करें तो फसल क्या है? जब वो लगा हुआ है वो सजीव है, पौधा है। तो
हम कहें कि कोई भी सजीव की हम बात करते हैं तो हम चलते हैं यहाँ पर मानव की बात करते हैं। फसल को कौन खाता है? मानव, जीव जंतु हैं, मानव हैं, यही लोग न खाते हैं। और इनमें भी क्या होता है? पाचन होता है। सांस लेते हैं, कौन लेता है सांस? जानवर भी सांस श्वसन की क्रिया करते हैं, मानव भी श्वसन की क्रिया करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, सभी करते हैं। पाचन की क्रिया कौन करते हैं? पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मानव भी करते हैं। तो इनकी जब हम समझ हमारी आ जाती है कि जब हम पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं और जो पच कर करके जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, तो ये सब कौन करते हैं? ये सब करते हैं सजीव ही। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन के लिए करते हैं। क्या आपने सुना? सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा, किससे ऊर्जा मिला? भोजन से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा जो प्राप्त हो, जो हम खाए तो उससे जो हमें एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, तो उस ऊर्जा का उपयोग क्या चीज में करेगा? पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, पाचन तो समझ रहे होंगे, पचने से, श्वसन, श्वास लेने से। लेकिन एक नया चीज इसमें आप देख लिए, उत्सर्जन। हो सकता है अधिकांश स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि उत्सर्जन क्या है, तो फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा कि ये उत्सर्जन कौन सा चीज आ गया, ये उत्सर्जन किसको कहेंगे। तो हम उत्सर्जन को आपको समझाने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। उत्सर्जन, इसको मोटा मोटी समझिए। उत्सर्जन माने निकल जाना। उत्सर्जन का मतलब समझिए निकलना से समझिए। अब निकलना कुछ इस शरीर के अंदर से निकलना, तो शरीर के अंदर से निकलना, आखिर शरीर के अंदर से कौन सा चीज निकलेगा भाई? तो जो हम चीज खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, तो अभी ऊपर में देखें कि उनसे हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो जो भी चीज हम खाएंगे तो उनसे तो एनर्जी मिलेगी ही, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे चीज हैं जिनका उपयोग हमारा शरीर नहीं करता है और उसको बाहर निकाल देता है। उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। उसे ही हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अब उत्सर्जन की जब हम परिभाषा बनाएंगे, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, तो इसका हम जब परिभाषा बनाएंगे तो कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों और नाइट्रोजन युक्त उत्पादों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। आया समझ में? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों और नाइट्रोजन युक्त उत्पादों को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। आया समझ में? अब इसमें देखिए दो चीज आया, एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थ में हमारे शरीर में जो पाचन होता है उसमें कार्बन के भी अंश है। जो भी चीज खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ये सब जो भी खाते हैं उसमें अंश कार्बन का भी बहुत ज्यादा है। तो कार्बन, और जो हमारा बॉडी जो ऑक्सीजन लेकर के उसको पचाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है, जिसको शरीर से निकलना क्या है? जरूरी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। और नाइट्रोजन युक्त मतलब कि बहुत से मतलब कि हमारे शरीर के अंदर में जाते हैं, उनको भी बाहर निकालना जरूरी है, तो हम उसको ही उत्सर्जन कहते हैं। तो अब ये सवाल उत्पन्न होता है, देखिए बहुत से क्वेश्चन बनेंगे,
कंपटीशन के लिए बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। हम क्वेश्चन को यहाँ पर आपको निकाल लेंगे और क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं आप भी तरीका को समझ लेंगे। अब ये उत्सर्जन के लिए हमने देखा कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों और नाइट्रोजन युक्त उत्पादों को शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन से क्या फायदा होता है, उत्सर्जन से क्या फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है, आखिर निकालने से क्या लाभ मिला। तो अगर जो अपशिष्ट खराब जो पदार्थ बना शरीर के अंदर में, जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं था और उसको नहीं निकालते तो शरीर कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है, तो उत्सर्जन के माध्यम, देखिए पहला कई पॉइंट निकलेंगे। पहला, उत्सर्जन के माध्यम से जीव जो होता है अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने रखने में कामयाब होता है। देखिए शरीर में अम्ल और क्षार, आगे की ओर पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। अम्ल और क्षार का जो संतुलन बनता है ये किसके माध्यम से होता है, उत्सर्जन के ही माध्यम से होता है। अगर शरीर में उत्सर्जन ना हो तो अम्ल और क्षार की मात्रा अनबैलेंस हो जाएगा। देखते होंगे ना हॉस्पिटल में डायलिसिस पर रखा जाता है रोगी को, कब, जब उसको मतलब कि यूरिन पास नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं उसको डायलिसिस पर रखते हैं, यानी वहाँ क्या है, अम्ल और क्षार का बैलेंस नहीं बन रहा है, तो उत्सर्जन होना बाबू बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्सर्जन से पहला फायदा क्या हो गया, अम्ल और क्षार के संतुलन बनाने रखने में मदद करता है। और दूसरा, परासरण दाब को नियंत्रित करता है, परासरण दाब को नियंत्रित करता है। अब एक कहिएगा क्या, परासरण दाब एगो आ गया, नहीं कौन सा चीज है भाई परासरण दाब, ये क्या चीज है। तो परासरण दाब पर भी हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे ताकि आप उसको मतलब कि बढ़िया से आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, दूसरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया कि उत्सर्जन क्या करता है, परासरण दाब को नियंत्रित करता है। इसमें थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे परासरण दाब में कि अकार्बनिक आयन, माने जिसमें कार्बन नहीं था, अकार्बनिक आयन और जल जो होता है, जल जो हम लोग पीते हैं, तो जल के बीच में संतुलन बनाए रखता है कौन, परासरण दाब। परासरण दाब क्या करता है, अकार्बनिक आयन और जल के बीच संतुलन बनाए रखता है। और एक देखे क्या चीज, अम्ल और क्षार को बैलेंस बना करके रखता है कौन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या कर रहा है यहाँ, यानी अम्ल और क्षार को बैलेंस बना रहा है, संतुलन बना करके रख रहा है। और दूसरा मतलब कि अकार्बनिक आयन और जल के बीच में भी संतुलन बना करके रख रहा है, वही कहलाया परासरण दाब। अब देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कंपटीशन के लिए, जो आप भिन्न भिन्न प्रकार, ऐसा नहीं है कोई की जरूरी है कि 8वें क्लास के ही बच्चे के लिए आ सकता है, ये कोई भी कंपटीशन क्लास के लिए अनिवार्य है। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करें, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा ज़्यादा, उसको हम बोल ही लेते हैं। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किन में करते हैं या किस में करते हैं। ऑप्शन ए पाचन में, ऑप्शन बी श्वसन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में और ऑप्शन डी इन सभी में। तो जरा सोचिए 2 सेकेंड, किसमें होगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर मतलब कि सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी में। क्यों सभी में, क्योंकि अभी भी न पढ़े हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग क्या चीज में करता है, पाचन में भी करता है, श्वसन में भी करता है और उत्सर्जन में भी करता है। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न हम आपको बना करके हम दिखाते हैं।
क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उसे कहते हैं ए उत्सर्जन, बी पाचन, सी क्या कहें उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, और डी सभी। क्या हो जाएगा आंसर? तो जो निकालते हैं अभी अभी हम देखें उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। तो यहां पर देखिए इसमें दो प्रश्न, इसमें जो उत्तर होगा आपका दो उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न जो है ना उसमें हम बोथ नहीं डाला था, तो दो चीज, जैसे श्वसन भी हम कहें ना, श्वसन भी जो होता है तो उसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं ना, तो वो श्वसन भी हो जाएगा और उत्सर्जन भी हो जाएगा। लेकिन श्वसन तो उत्सर्जन में ही आया ना, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर इसका कौन हो जाएगा? उत्सर्जन। कौन हो जाएगा? उत्सर्जन माने निकालना। ऑक्सीजन तो निकल रहा है, तो निकालने की क्रिया को तो हम कहते हैं उत्सर्जन। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं क्या कहलाता है? हमने दिया था ऑप्शन पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? मोर सुटेबल आंसर कौन हो जाएगा? उत्सर्जन। आया समझ में? तो हम समझते होंगे कि इसी प्रकार आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम परासरण दाब को हम समझाने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।